कहा जाए तो टॉक एक औजार है। वास्तविकता में ये बहुत लचीला और ताकतवर औजार है जो हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहता है। इसे हम अपने रिश्ते बढ़ाने और मजबूत करने, झगड़ों को खत्म करने, खरीदने, बेचने, सहायता मांगने और लेने तक सब में उपयोग करते हैं। बात करने के जरिए हम किसी को सुझाव देने, लेने से लेकर उन्हें खुश और परेशान सब कर सकते हैं। लेकिन हम में से काफी लोगों को नहीं पता कि ये औजार कैसे काम करता है और इसे कैसे अच्छे परिणामों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए बातचीत विश्लेषण यानी कन्वर्सेशन एनालिसिस काम में आता है। यह हमारी बातों को एक पैटर्न में सामने रखने में सहायता करता है। इन्हीं पैटर्न की मदद से हम बात में छुपे मतलब को समझ सकते हैं और होने वाले मनमुटाव और झगड़ों से बच सकते हैं। तो आइए इस बातचीत के रहस्य की दुनिया में और आगे बढ़ते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किन छोटे शब्दों का उपयोग अपने प्रश्नों में करके आप एक नहीं को हाँ में बदल सकते हैं। सो और जैसे फिलर शब्दों का वास्तव में क्या मतलब है। पहला सबक, बातों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे कि हमारी बातचीत एक पैटर्न बनाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक प्रोजेक्ट पूरा कर रहे होते हैं। ये एक पिज्जा ऑर्डर करने से लेकर प्रमोशन के लिए पूछने तक कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी है, आप और आपके साथी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोग करते हैं। बातचीत में मोड़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखेंगे कि बातों में मोड़ जोड़ों के रूप में मौजूद होते हैं। बात का एक मोड़ दूसरे मोड़ को जन्म देता है। जैसे आप उदाहरण से समझें, अगर आपको कोई नमस्ते करता है तो आपका उत्तर उसी समय नमस्ते होता है, या फिर अगर आपसे कोई प्रश्न करता है तो आपका जवाब उसका उत्तर होता है। एक आदमी बोलता है और दूसरा उसके चुप होने तक का इंतजार करता है और फिर उत्तर देता है। लेकिन अगर आप इसमें गौर करते हैं तो समझेंगे कि बातचीत में होने वाली समस्याओं की जड़ यही है, क्योंकि अगर आप संकेतों को गलत समझ लेते हैं तो उनके खत्म किए बिना ही उसका उत्तर देने लगते हैं, तो ये एक छाप छोड़ सकता है कि आप ध्यान से सुन नहीं रहे थे। अगर आपका पड़ोसी आपके गुड मॉर्निंग का जवाब कुछ ऐसे देता है कि आपको अपने कुत्ते के भौंकने के बारे में कुछ करने की जरूरत है, तो वो पहल करने वाले हैं। उसकी मांग सही भी हो सकती है, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले गुड मॉर्निंग का जवाब न देना ये अनुचित के रूप में सामने आता है। मोड़ लेना पहले कठिन लगता है, लेकिन एक बार जब आप इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप बातचीत को आसान बनाने की कला में तरक्की के रास्ते पर चल पड़ते हैं। दूसरा सबक, नरम शब्दों का प्रयोग बातचीत में बहुत जरूरी होता है। चाहे आप अपनी माँ के साथ फोन पर हों या अपने टैक्सी ड्राइवर के साथ चैटिंग कर रहे हों, आपकी बातचीत में हाय या हेलो और शुरुआती पूछताछ जैसे व्हाट्सएप या कैसे या क्या आप, ये बातचीत की शुरुआत में अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन क्या ये अर्थहीन है? हाँ और नहीं भी। एक तरीके से बातचीत के शुरुआती प्रश्न अर्थहीन है। ये सूचना मांगने वाले प्रश्न नहीं है और आपका दोस्त एक ईमानदार उत्तर की उम्मीद नहीं करता। अगर सोमवार की सुबह आपका दोस्त पूछता है आप कैसे हैं और आप कहें मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने पूरे वीक लड़ाई की, सच कहूँ तो मैं काम के एक वीक के लिए तैयार नहीं हूँ, ये उत्तर सत्य है लेकिन पूरी तरह से गलत भी है। लेकिन सिर्फ इसीलिए हम उत्तर की उम्मीद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शुरुआती बातचीत का कोई मतलब नहीं होता। कल्पना करें कि आप अपने दोस्त को आप कैसे हैं का जवाब वो बजट नंबर कहाँ तक पहुँचे नाजिम से कर रहे हैं। ऐसा करते हुए न केवल आपने उसके जवाब का उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी बातचीत से बढ़ने वाले रिश्ते पर ही रोक लगा दी। जब आप कैसे हैं का जवाब मैं ठीक हूँ से करते हैं तो आप बातचीत को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं, जिससे रिश्तों में मजबूती बढ़ती है। तीसरा सबक, चुप्पी और भराव के शब्दों का मतलब समझ सकना लोगों के अंदर चल रही बात को समझने में मदद करता है। ठहराव और भराव वाले शब्द जैसे सो, और ओह उतने ही जरूरी हैं जितने उनके साथ आने वाले शब्द जरूरी हैं। ये एक गलत फहमी है और जब कोई बातचीत में उत्तर देने से पहले रुक जाता है तो वो सुनी गई बात को समझने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो एक सही शब्द की तलाश कर रहा हो या निर्णय के बारे में सोच रहा हो। जब सामने वाला बोल रहा है उस समय में हम उसकी बातों को समझ रहे होते हैं, इसीलिए समय से उत्तर कर हम बातचीत जल्दी से आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन अक्सर हम आह या अर का उपयोग करते हैं जब हमें अनिश्चित जानकारी होती है, तब ऐसी बात होती है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। यदि आपका दोस्त तेज बातचीत से और आ तक जाता है तो शायद वो सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहा है, या फिर वो संकेत दे रहा है कि बातचीत उस तरह से नहीं चल रही है जैसी उसने उम्मीद की थी। कभी कभी चुप्पी और भराव शब्दों की भाषा बहुत कुछ कहती है। बॉडी लैंग्वेज के लिए भी यही सही है, जिसे हम आगे के सबक में देखेंगे।
चौथा सबक, करनी कथनी से हमेशा ताकतवर नहीं होती है। आपने कभी सुना है कि 93% बातचीत शरीर की भाषा से होती है? ये बिल्कुल गलत है। जादुई नंबर 93% मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट मैरबियन के एक अध्ययन से आया है, लेकिन यह अध्ययन वास्तव में बहुत सीमित था। इसने श्रोताओं से कहा कि उन्हें स्पीकर द्वारा बोले गए सिर्फ एक शब्द से उसका मूड जज करना है। मैरबियन ने खुद बताया कि अपने शुरुआती अध्ययन में सीमाओं से परे यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत है। जाहिर है कि शारीरिक भाषा बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है। वास्तविकता में हम सिर्फ शारीरिक भाषा से भी बातचीत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भीड़ वाले एक होटल में इशारे से पानी का ग्लास मांगना या फिर अलविदा कहना। सच तो ये है कि अगर शारीरिक भाषा वास्तव में इतनी प्रभावित और व्याख्यात्मक होती तो ये कहीं अधिक उपयोगी होती और हम केवल इशारे करके ही बात करने में सक्षम होते। उदाहरण के लिए, जब राजनेता झूठ बोल रहे होते हैं तो हम तुरंत पता कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। तो बातचीत में शारीरिक भाषा का उपयोग कहाँ है? सच तो ये है कि हम बहुत तरीकों से बातचीत करते हैं, बोलकर और इशारों से। हम शारीरिक और मौखिक कार्यों के द्वारा दोस्तों से फोन पर बात करने के साथ टैक्सी में भी बैठ सकते हैं। ये शारीरिक भाषा बहुत काम आती है। गैर मौखिक संकेत जैसे कि मुड़ी हुई बाहें या नीचे की ओर आंखें बातचीत का एक हिस्सा बनाती हैं, न कि पूरी तस्वीर। ऐसा लगता है कि करनी हमेशा कथनी से ताकतवर नहीं होती, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए शब्द हमारे द्वारा किए गए कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। आइए अगले सबक में जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए शब्दों का उपयोग करने का तरीका जानते हैं। पांचवा सबक, आपके द्वारा चुने गए शब्द दूसरों की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। होटल अक्सर बाथरूम में संकेत के साथ अपने तौलिए को दोबारा उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ऐसे संकेत जो ग्राहकों को पर्यावरणीय कारणों से तौलियों का दोबारा उपयोग करने की अपील करते हैं, अप्रभावी साबित हुए हैं। परंतु संकेत में कुछ बदलाव लाने से ये अच्छे परिणाम भी देता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अधिकांश ग्राहक अपने तौलिए का पुनः उपयोग करना चुनते हैं। तौलिया दोबारा उपयोग करने वाले ग्राहकों में बढ़ोतरी हुई है। अक्सर इन संकेतों को चॉइस आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इन तरीकों को तैयार करने की प्रक्रिया को, जिसमें हम लोगों से इच्छित परिणाम निकलवा सकते हैं, चॉइस आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसे आप आसानी से अपनी बातचीत में शामिल कर मनचाहे उत्तर पा सकते हैं। यहाँ तक कि जब डॉक्टर ने पूछा, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, अध्ययन में पाया गया कि केवल 50% रोगियों ने एक और मुद्दा उठाया। क्या समस्या रोगी के स्वास्थ्य पर चर्चा न करने की थी, या जिस तरह से प्रश्न तैयार किया गया था उसमें थी? लेकिन जब डॉक्टर ने पूछा, क्या कोई और समस्या है जिसे आप बताना चाहते हैं, 90% रोगियों ने हाँ में जवाब दिया। दोनों प्रश्न बंद थे, जिसका अर्थ है कि वो हाँ या ना में उत्तर देने वाले प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न पर इतने अधिक रोगियों ने हाँ क्यों कहा? उत्तर किसी भी और कुछ के उपयोग में ही छुपा है। कोई भी शब्द ना को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि हम नकारात्मक बातों में ही इसका अधिक बार उपयोग करते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। किसी भी के साथ प्रश्न नहीं के साथ उत्तर देने में आसान होते हैं, इसीलिए कोई और काम जैसे प्रश्न अक्सर अजीब चुप्पी के साथ खत्म हो जाते हैं। किसी भी का उपयोग करने वाले प्रश्न एक नकारात्मक उत्तर को बुलावा देते हैं और आगे की बातचीत को बंद कर देते हैं। कुछ का उपयोग करने वाले सवालों का उल्टा प्रभाव पड़ता है। कुछ को किसी भी के साथ बदलने से एक नकारात्मक उत्तर को सकारात्मक बनाया जा सकता है। छठा सबक, हम जो मांगते हैं हमें वही मिलता है, लेकिन जो हम मांगते हैं वो निर्भर करता है इस बात पर कि वो मांगा कैसे गया है। काम लेने और देने के लिए हर दिन हम बात करते हैं। कभी कभी हम अपनी बात रखे बिना ही उसके परिणाम तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये कहना, मुझे भूख लगी है, सामने वाले को संकेत देता है कि वो कुछ खाने के लिए पूछ सकता है, जिस पर उसका उत्तर हो सकता है, मुझे लगता है कि फ्रिज में बचा हुआ कुछ पिज्जा है, या रसोई में कुछ खाने का होगा, मैं लेकर आता हूँ। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो जिस तरीके से हम पूछते हैं वो ये बता सकता है कि जिस सेवा के लिए हम पूछ रहे हैं उसे पाने के लिए हम कितने हकदार हैं। उदाहरण के तौर पर, क्या मैं कल के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? बहुत ही सीधा प्रश्न है और बातचीत में दर्शाता है कि पूछने वाला इसका हकदार है। सातवां सबक, बातचीत में प्रस्ताव रखना और उन्हें मानना एक कला है। क्या आपने कभी एक आधा अधूरा प्रस्ताव रखा है जिसे आपके दोस्तों ने स्वीकार किया? क्या आपने कभी ऐसा प्रस्ताव मानने के लिए मजबूर महसूस किया जिसे आप वास्तव में नहीं मानना चाहते हैं? प्रस्ताव रखना और स्वीकार करना एक दंगल हो सकता है। इसे कैसे निपटाया जाए? ऑफर स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो सकता है।
यदि आप किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं तो आप इसे शालीनता से कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपसे कोई कहता है आओ मैं घर छोड़ दूंगा, ये पूछना क्या आपको यकीन है कि ये आपके रास्ते में ही पड़ता है, पूछने वाले को एक मौका देता है कि वो अपनी बात वापस ले ले। प्रस्ताव देना भी मुश्किल होता है। वास्तविक प्रस्ताव रखना एक बात है, लेकिन हम अक्सर उन चीजों को करने में दबाव महसूस करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। जब हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो हम निराश और नाराज महसूस करते हैं, लेकिन हम फिर से प्रस्ताव बनाते ही क्यों हैं? कुल मिलाकर हम कभी कभी जल्दबाजी में बातचीत करते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलना चाहते हैं। असल में बातचीत छोटे छोटे टुकड़ों और कुछ पैटर्न का मेल मिलाप होती है। बातचीत के तत्वों को समझना और वो एक साथ कैसे फिट होते हैं, इसे जानना ही बातचीत में होने वाली गलतफहमी और उसके नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या करें? अगर आप अपने ऑफिस में बातचीत को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपनी बात को ध्यान से सुने और समझें कि कहाँ कहाँ इसमें सुधार किया जा सकता था, जो कि आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका अपनी दिनचर्या में होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करना और उसे दिन के अंत में सुनना है, जो कि आप अपने दोस्तों के साथ सलाह कर सकते हैं। फोन पर या फिर किसी मीटिंग में हुई बातचीत सबसे अच्छा जरिया है